Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. And today I'm going to make you people teach and learn something about international relations theory, and that is another theory I came up with for you people, and that is the securitization theory. तो मैं अपने and this is also an international relations series video lecture series. पुरानी एक वीडियो में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ एवरीथिंग अबाउट द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी, और रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी के साथ जो एक अटैच्ड थेरी है दैट इज़ द सिक्योरिटाइजेशन थेरी। और सिक्योरिटाइजेशन थेरी भी जो है बैरे बुजान ओले वेवर ने प्रेजेंट की थी, ठीक है, अपनी एक फेमस किताब में। और सिक्योरिटाइजेशन की थेरी जो है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ना इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि अब ये जो है ना, जैसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में, तो ये नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। आगे जाके मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी कि जैसे नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल डायमेंशंस और फील्ड से हट कर जो थेरी प्रेजेंट की गई थी वो थी रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी, और दूसरी थी सिक्योरिटाइजेशन थेरी। बोथ वर प्रेजेंटेड with a similar view by Barry Buzan and Olive Weaver. So before we start, I just have a small request that please subscribe to my channel and hit the like button. So we'll begin with our topic. टॉपिक का ओवरव्यू कुछ इस तरह है दैट वील स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड, वील स्टडी अबाउट द की components of the securitization theory, that what are the aims of securitization theory, what are the basic features of securitization theory, and on what tenets it stands. Right, so we are also going to study about the concept of securitization and desecuritization, क्योंकि securitization के opposite एक जो feature है वो काम करता है, that is the desecuritization. Then we are also going to study about the relevance सिक्योरिटाइजेशन की थेरी इन फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म कि इसकी थेरी के ऊपर कौन सा क्रिटिसिज्म किया गया, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंड आई मेक यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थेरी एंड द सिक्योरिटाइजेशन थेरी। तो ओवरव्यू कुछ इस तरह से होगा। नाउ विल बिगिन विद द इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. Starting with the introduction and background, I have already explained that Olive Weaver, Barry Buzan and Japp जो है in 1990s they developed this theory, and they have explained that how a securitization theory works, and this is basically a framework within the international relations जो कि एक issue को लेकर उसको securitize कर लेता है, एंड दिस इज़ बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स में तो क्या होता है, मोस्टली सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं। अगर एक स्टेट में कोई मसला बन रहा है तो दूसरे स्टेट को भी मसला होगा, टेररिज्म का इशू है, ये सब है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में मैं अभी से आप लोग को एक एग्जांपल दे देती हूँ कि फर्दर स्लाइड्स में फर्दर वीडियो में जाके आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल वी टेक फॉर इंस्टेंस द केस स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, या सिक्योरिटी इशू। अब क्या हो जाता है कि मतलब दिस इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट। सो अगेन आई स्टेट दैट इज क्लाइमेट चेंज इज़ लेबल्ड एज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज, दिस इज़ वन ऑफ द इन्वायरमेंटल केस। बाकी नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स में वी कम अक्रॉस द इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल, द इन्वायरमेंटल सोशल। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये इस तरह आती हैं सिक्योरिटाइजेशन की थेरी के अंदर। वी स्टडी दीज थिंग्स एंड दिस इज़ हाउ एन इशू बिकम्स अ सिक्योरिटाइज्ड, और फिर स्टेज जो हैं दे वर्क ऑन दिस इशू, और इसके फिर स्टेप्स हैं लाइक स्पीच एक्ट्स के थ्रू एंड हाउ एन इशू बिकम्स अ सिक्योरिटाइज्ड, and then through political leaders and institutions, how the process takes place and what factors are taken into consideration to mitigate that issue. बैकग्राउंड पढ़ते हैं सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी का कि ये क्यों प्रेजेंट की गई थी। तो इसके कुछ रीजंस थे, कुछ बेस थे कि क्यों मतलब ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को हटाकर एक नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। तो एक तो ये था कि एक्सपैंडिंग द नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, लाइक सिक्योरिटी में पहले जो है सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स थी, स्टेट्स के आपस में थ्रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्राइसिस थे, बट दे स्टार्ट टू इंक्रीज द notions of security, and they added
some other factors as well, and that was on the basis of environmental degradation, economic crisis थी, पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस थी। तो इन चीज़ों की वजह से जो है सिक्योरिटी के नोशन को एक्सपैंड किया गया, इकोनॉमिक को ऐड किया गया इसके अंदर, इन्वायरमेंटल को, ह्यूमन राइट्स को, स्पीच एक्ट्स थेरी, इन चीज़ों को ऐड किया गया नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में। इसीलिए सिक्योरिटाइजेशन की थेरी प्रेजेंट की गई। सिक्योरिटाइजेशन की थेरी प्रेजेंट करने के लिए जो एक मेजर बैकग्राउंड फैक्टर था वो ये भी था कि मतलब द लैंग्वेज और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो फील होने लग गई थी, बिकॉज द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, द डिस्कोर्स, द स्पीच एक्सप्रेशंस, द स्पीच टेक्स्ट, स्पीच एक्ट से पता चलता था दैट हाउ अ इशू बिकम सिक्योरिटाइज्ड। अब स्पीच, लैंग्वेज, डिस्कोर्स, कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, किस एक्सप्रेशन में यूज़ किए गए हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। और इसी तरह जैसे कि मैं अभी आप लोग को एक पिक्चर अटैच की हुई है साथ में, तो मतलब इस तरह इस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि हाउ द स्पीच और द वर्ड्स और द लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन अ वे एज एन एक्सप्रेशन के जो कि आगे जाके एक इशू, एक नॉन इशू को जो है वो इशू बना लेता है, या अगर एक नॉन इशू है वो किस तरह से हाईलाइट हो के इंटरनेशनल फोरम पे आता है, और एक इशू जो है किस तरह एक ब्रॉडर फोरम पे जाके एज एन स्पेक्ट्रम वो काम करता है। तो लैंग्वेज जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर फिनोमेना बन गया था, एंड दैट वाज आल्सो अ बैकग्राउंड फैक्टर एंड द मेजर फैक्टर फॉर प्रेजेंटिंग द सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी विद इन द नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशनल एस्पेक्ट। तो फिर सिक्योरिटाइजेशन की जो थ्योरी है, इट बेसिकली प्रोवाइडेड अ वे टू अंडरस्टैंड द सोशली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, तो जैसे ये पिक्चर मैंने अटैच की हुई है, इसमें जो है टर्की के प्रेसिडेंट जो है एर्दोगान, उनकी एक स्टेटमेंट थी, ये मैंने एक वेबसाइट है न्यूज़ ग्लोबल, उनकी हेडलाइन ली है, और उन एर्दोगान ने एक स्पीच में कहा है, कॉन्फ्रेंस में कहा है, आई से क्लियरली दैट इज़राइल इज़ अ टेरर स्टेट एंड इट्स एंड इज़ नियर। ठीक है, तो अब इससे जो है ना एक इशू जो है वो सिक्योरिटाइज्ड हो गया है, एक सिक्योरिटाइज्ड जो हेडलाइन है वो हमारे पास आई है। तो मतलब स्पीच एक्ट्स के थ्रू, ठीक है, डिस्कोर्स, लैंग्वेज, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये चीज़ें शो करती हैं कि हमें एक इशू का पता चल जाता है इससे। ठीक है, तो इसमें क्लियरली हाईलाइट किया गया है टेररिज्म को डायरेक्टली विद द स्टेट ऑफ इज़राइल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है और थोड़ा सेंस बन रहा है अभी लेक्चर का। लैंग्वेज और डिस्कोर्स को समझने के लिए मैंने आप लोग के लिए एक और पिक्चर अटैच किया, और वो है ये इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनकी स्टेटमेंट थी कि आई से टू द अरब लीडर्स, इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर इंटरेस्ट यू मस्ट डू वन थिंग एंड दैट इज़ टू रिमेन साइलेंट। अच्छा, तो अब इससे भी हमें डिस्कोर्स के थ्रू पता चल रहा है द यूज़ ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये जो है थी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स थी, और सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे मैं आपको एक और पिक्चर अटैच करके दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं ये एग्जांपल इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये वैसे भी जो है करंट ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स में अभी ये ऑन द सरफेस है। अच्छा, तो जो ये वाली एग्जांपल है, जो ईरान के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि यूएस स्पॉन्सर्ड एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इज़राइल विल सी नो सक्सेस। ठीक है, तो हमें इससे भी पता चल रहा है अ सेंस ऑफ थ्रेट वर्ड्स के लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो मतलब इन चीज़ों से ये सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी जो है इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है। एक और जो बैकग्राउंड फैक्टर है फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी इज़ द क्रिटिक ऑफ द स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेस, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज़ में जितनी भी थेरीज थी, जैसे रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, जितनी भी थेरीज थी, जैसे सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पावर, तो उसके अंदर जो था स्टेट वाज द मेजर एक्टर, रेफरेंट ऑब्जेक्ट जो था वो स्टेट था। तो फिर जितनी भी थेरीज बाद में आई तो वो स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेस थी। लेकिन जो सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी है मोस्टली ये जो पोस्ट 9/11 के बाद जो है फिर मिलिट्री ट्रेडिशनल मिलिट्री थ्रेट से हट कर, टेररिज्म के इश्यूज से हट कर और चीज़ों को जो है इट लाइक बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी इट मूव्ड बियॉन्ड द नैरो स्टेट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि बाद में फिर जो है इसके अंदर और फैक्टर्स डाले गए, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, ह्यूमन सिक्योरिटी, सोसाइटल सिक्योरिटी है,
इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी है। तो मिलिट्री ट्रेडिशनल मिलिट्री सिक्योरिटी थ्रेट से हटकर जो है फिर सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी दी गई थी, क्योंकि हर चीज़ जो पहले बैकग्राउंड में जितनी भी थ्योरीज प्रेजेंट की गई थी वो सारी स्टेट सेंट्रिक के ऊपर बेस करती थी, और उनके जो एजेंडाज और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे तो वो सारे स्टेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते थे। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन की जो थ्योरी प्रेजेंट की गई थी तो उसके बाद फिर और चीज़ों में भी रेफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब रेफरिंग टूवर्ड्स, या जो रेफरिंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरफ, तो बाद में इंडिविजुअल्स को भी डाला गया, फिर इन्वायरमेंट को डाला गया, सोसाइटी को डाला गया, तो इन चीज़ों को डाला गया, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को डाला गया। तो फिर इस तरह जो है इट वाज वन ऑफ द फैक्टर दैट सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स टू द क्रिटिक ऑफ द स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेस। एक और फैक्टर है पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस। तो पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम के बाद जो है बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली गई थी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना, और कंसर्न्स और चैलेंजेस जो है वो ह्यूमन स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में सामने आए थे। तो दीज वर द फैक्टर्स, दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी एंड वाज प्रेजेंटेड बाय द बेरे बुजान, ओले वेवर और जैप। इनका जो जितना भी सिक्योरिटाइजेशन का जो वो है स्टडी है वो जो है दैट वाज बेसिकली कंडक्टेड इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी। बाद में इसको जाके फिर सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी एक प्रॉपर नेम दिया गया था। की कंपोनेंट्स या मेजर एम्स या मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी। तो इसके अंदर हम सिक्योरिटाइजेशन के एक्टर्स को पढ़ते हैं। द अदर इज़ एंड द मेजर इज़ द सिक्योरिटी स्पीच एक्ट्स। ये इसके ही इर्द गिर्द, और यू कैन से दैट सिक्योरिटी स्पीच एक्ट्स इज़ द सेंट्रिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। हम रेफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं कि किस तरफ जो है हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इट इज़ रेफरिंग टूवर्ड्स, अगर स्टेट है तो मतलब वो हमारा कंसर्न है, इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक है, तो मतलब इस रेफरेंट ऑब्जेक्ट्स का ये मतलब सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस, स्टेट्स या जो भी हैं जिनकी तरफ इशू उठाया गया है तो वो किस तरह सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन सेक्टर्स कौन कौन से हैं, वो तो 5 ही हैं, मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक, सोसाइटल, ह्यूमन, इन्वायरमेंटल एंड द अदर वन इज़ पॉलिटिकल। अच्छा, और डी सिक्योरिटाइजेशन जो है सिक्योरिटाइजेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो डी सिक्योरिटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ एन इशू इज़ टेकन एंड मूव्ड आउट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्फेयर। ठीक है, अगर एक इशू सिक्योरिटाइज्ड हो गया था तो अब उसको डी सिक्योरिटाइज कैसे करना है, डी मिलिटराइज कैसे करना है, चीज़ों को वापस नॉर्मल सेटल डाउन कैसे करना है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एम और यू कैन से द लेवल ऑफ सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी। कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये प्रोसेस समझा देती हूँ दैट हाउ द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस एक्ट्स। तो जो सिक्योरिटाइजिंग एक्टर्स हैं, ये मेजर जो आप देख सकते हैं स्पीच एक्ट थ्योरी के थ्रू, ये एक सेंटर है ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी। तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो अराइज होती है और अर्जेंटली जो है फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाते हैं टुवर्ड्स द रेफरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ रेफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी स्टेट, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी सोसाइटी, इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी इकोनॉमिक, इट कैन बी इन द पॉलिटिकल स्फेयर। तो इस तरह जो है ये एक्ट करता है, ये प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का। कमिंग बैक टूवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं वन बाय वन। दीज आर 6 इन नंबर। तो स्पीच एक्ट थ्योरी जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ टाइम एंड अगेन, प्रीवियस स्लाइड्स में भी जो है हम पढ़ चुके हैं कि स्पीच एक्ट थ्योरी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, डिस्कोर्स, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन फ्रेमिंग द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, इन फ्रेमिंग एन इशू, किस तरह जो है लैंग्वेज अपना रोल प्ले करती है इन पॉइंटिंग आउट द थ्रेट और इशू। तो स्पीच एक्ट थ्योरी में जो है इट इंक्लूड्स स्पीचेस, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, मीडिया कम्युनिकेशन दैट कन्विंसेस एन ऑडियंस दैट एक्स्ट्रा मेजर्स आर नेसेसरी। प्रीवियस स्लाइड्स में मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। अच्छा, द सेकेंड वन इज़ द सिक्योरिटाइजिंग एक्टर्स एंड रेफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सिक्योरिटाइजेशन एक्टर्स को हम इस तरह समझते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है, क्योंकि ये तो थ्रू हमें पता चलता है थ्रू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, हम जिन चीज़ों को किस तरह परसीव करते हैं। ठीक है, तो
तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरह है कि जो पावर में होते हैं, अथॉरिटी में, वो डिफाइन करते हैं कि एक इशू जो है वो किस तरह के इमर्जिंग थ्रेट है या इट इज़ अ चैलेंज एंड कंसर्न टूवर्ड्स द रेफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसराइल फ़लस्तीन का जो मैं अभी यही एग्जांपल लूँगी बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रेलेवेंट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना। और इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायनामिक्स में अगर हम इस चीज़ को समझें, इसराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को, तो जो थ्रेट्स इमर्ज हो रही हैं, तो आप अगर कहें कि मतलब इट इज़ अ मैसिव मैसिव थ्रेट टू द ह्यूमन, टू द इन्वायरमेंटल, टू द सोसाइटल। बाकी नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को तो आप साइड पर रखें, जो कि टेररिज्म और ये चीज़ें हैं। तो इशू जो है वो सिक्योरिटाइज्ड हो गया है। जो कुछ स्टेट्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ दैट, सम ऑफ द स्टेट्स आर अगेंस्ट टू दैट। और जो बाकी जो है इस तरह रेफरेंट ऑब्जेक्ट हमें एक्सप्लेन करता है कि इशू जो है किस तरफ रेफ़र किया जा रहा है। ठीक है, कि स्टेट की तरफ, ह्यूमंस की तरफ, सोसाइटी की तरफ, किस तरफ। ठीक है, तो इस तरह कैसे जो है लीडर्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दे आर प्लेइंग देयर रोल इन द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। तो इमरजेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स क्या होती है कि इशू जो है वो इमर्ज होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स उसके लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी जो है मतलब इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंटेशन ऑफ एन इशू एज रिक्वायरिंग अर्जेंट एंड एक्सेप्शनल एक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड ए नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस। बार बार बता चुकी हूँ मैं आपको, सेम पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं टू मिटिगेट द एडवर्स पॉसिबल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो एक दफ़ा एक इशू जो है सिक्योरिटाइज हो जाए तो वो जो है फिर जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। और प्रोसेस ये भी इन्वॉल्व करता है कि इमरजेंसी पावर्स यूज़ करें, मिलिट्री इंटरवेंशन और अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। द फोर्थ पॉइंट इज़ ऑडियंस एक्सेप्टेंस। और आप इस टाइम पे जो है लोगों को कन्विंस करते हैं कि एक जो इशू है वो किस तरह के सीरियस इमीडिएट थ्रेट है हमारे लिए टूवर्ड्स द रेफरिंग ऑब्जेक्ट। और एक दफ़ा ऑडियंस जो है कन्विंस हो जाए तो वो फिर अप्रूव कर देते हैं। इफ़ द ऑडियंस एक्सेप्ट्स द सिक्योरिटाइजेशन इट लेजिटिमाइजेस द यूज़ ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स एंड देन दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक यू कैन मूव बियॉन्ड द legitimate sphere in adopting the all the possible measures। एक कंपोनेंट सिक्योरिटाइजेशन का है वो दैट इज़ द डी सिक्योरिटाइजेशन। और हमेशा एक चीज़ जो है वो इमर्जिंग थ्रेट या एग्जिस्टिंग इशू नहीं हो सकता। थिंग्स कैन मूव आउट ऑफ द क्रिटिकल कंडीशंस और इश्यूज जो हैं दे कैन बी मूव्ड आउट ऑफ द realm ऑफ सिक्योरिटी एंड दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड द डी सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन सेक्टर्स जो हैं कि इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द मिलिट्री और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो कि टेररिज्म और अदर चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस सेक्टर्स लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, environmental health and human and more। The concept of security and desecuritization, understanding the securitization and desecuritization in the current global politics। अच्छा, securitization के अंदर जो मैंने पहले ही बताया कि that it is the process of how an issue becomes a threat। ठीक है, और उसको सिक्योरिटाइज हो जाता है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज है, अब जो COP जो है अभी तो 28 कंडक्ट होगी UAE में। और COP क्या मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और इसमें जो है क्लाइमेट इशू को जो है सिक्योर मतलब अब तो सिक्योरिटाइज्ड हो गया है कि हाउ द लीडर्स फ्रेमिंग इट एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ठीक है, तो डिक्लेरेशंस हो रही हैं, क्लाइमेट इमरजेंसीज हो रही हैं, डिस्कशंस दे आर लिंक्ड टू द क्लाइमेट चेंज। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक की जा रही है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी जो है वो अब सिक्योरिटाइजेशन के स्फेयर में, डोमेन में जो है वो एक कंसर्न है। फिर पेंडेमिक्स भी जो है ये भी हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ मतलब हेल्थ सिक्योरिटी जो है यहाँ से आई है। तो मतलब ये भी सिक्योरिटाइज्ड हो गया है क्योंकि पेंडेमिक था ना, तो मतलब ग्लोबल जो पब्लिक हेल्थ है उसको का इशू था और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए और उसको फिर उसको ओवरकम किया गया। डीसिक्योरिटाइजेशन जो है ये ऑपोजिट है ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन, चीज़ें जो हैं दे मूव आउट ऑफ द रेल्म ऑफ सिक्योरिटाइज्ड स्फेयर। और इसके अंदर जैसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ओवरकमिंग द हिस्टोरिकल सिक्योरिटी कंसर्न्स, नेशंस जो हैं आपस में दे वर्क इन कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन हो जाती है एंड रिड्यूसिंग द परसीव थ्रेट्स। डीमिलिटराइजेशन एफर्ट्स लिए जाते हैं
और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जाते हैं टू रिड्यूस द मिलिट्री टेंशंस एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सिक्योरिटाइज्ड फ्रेमिंग ऑफ द रीजन। और जो रिफ्यूजी क्राइसिस है तो इसको डीसिक्योरिटाइज भी किया गया है, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों को एक इशू या थ्रेट के स्फेयर से बाहर निकाला गया। Relevance of in securitization theory या application in the international relations, वो इस तरह के मोस्टली अब स्टडीज़ जो कंडक्ट की जाती हैं तो सिक्योरिटाइजेशन थेरी, कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़, इन चीज़ों को लिया जाता है टू स्टडी एंड एड्रेस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड दे एनालाइज द सिक्योरिटी डायनामिक्स। और वेरियस सेक्टर्स को जो है स्टडी किया जाता है इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, हेल्थ, ह्यूमन, सोसाइटल सेक्टर्स। तो अब जो है इसकी बहुत डायनामिक और बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो है ये थेरी काम करती है इन एनालाइजिंग एंड स्टडिंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी। सिमिलरली जिस तरह ये थेरी अप्लाई की जाती है अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, पेंडेमिक्स के ऊपर, तो किस तरह मतलब हेल्थ, एनवायरमेंटल और जो ह्यूमन जो माइग्रेशन इशू है तो इन चीज़ें सिक्योरिटाइज्ड हो जाते हैं। और पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिसी डिस्कशंस किस तरह जो है अपना काम करती हैं एंड हाउ द इश्यूज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड टू मिटिगेट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स आर टेकन टू मिटिगेट द सिक्योरिटाइज्ड सेक्टर्स। एक और रेलेवेंस इसकी इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में ये है कि अंडरस्टैंडिंग द नॉन स्टेट सेक्टर्स। तो ये इस तरह के जितनी भी ट्रेडिशनल स्टडीज़ थी वो स्टेट सेंट्रिक थी और सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी जो है अब अडॉप्ट की जाती है टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी डायनामिक्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, सोसाइटल एलिमेंट्स हैं, ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं, इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में। The third point with respect to relevance and application in the international relations of securitization theory is the global governance and international cooperations. तो securitization की theory जो है it sheds light on how global governance structures responds to securitized issues and impact on international cooperation। ठीक है, global governance या international institutions जितने भी हैं how they react to the securitized sectors and also the securitized issues as well। इसका क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं और वो ये है कि ओवर एम्फेसिस ऑन स्पीच एक्ट्स, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ कि स्पीच एक्ट थेरी जो है वो सेंटर है सिक्योरिटाइजेशन थेरी की। तो जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज हो गया है स्पीच एक्ट्स के ऊपर, जैसे लैंग्वेज, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, डिस्कोर्स या साइंस, और ये चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा इट्स ऑफ नॉट वेरी मच इमिनेंट इम्पॉर्टेंस। तो ये कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही वेटेज दी गई है ऑन द पावर ऑफ डिस्कोर्स एंड लिंग्विस्टिक फ्रेमिंग। तो और भी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जो कि जिनको दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड लेस एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन द स्पीच एक्ट्स। दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक लैंग्वेज, वो भी जो है इस फर्स्ट पॉइंट से लिंक्ड है और वो ये कहता है कि मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क है। अगर एक इशू सिक्योरिटाइज हो जाता है तो लाइक इनएविटेबली ऑब्वियसली जो है एक अडॉप्शन एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर ली जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, थिंग्स आर वर्किंग इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एक मेजर क्रिटिसिज्म वो ये है कि इन अटेंशन टू द पॉजिटिव सिक्योरिटी, मतलब नेगेटिव सिक्योरिटी और एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल फोकस है नेगेटिव सिक्योरिटी के ऊपर जो कि थ्रेट्स और इमरजेंसीज के ऊपर है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि पॉजिटिव सिक्योरिटी को भी लेना चाहिए, इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड वेरियस सिक्योरिटी डायमेंशन जो कि ह्यूमन सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। Another and a last criticism to this theory is that insufficient attention to gender। अच्छा, इसमें जो है क्रिटिक्स कहते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन की थेरी जो है इसने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है जेंडर डायमेंशन को ऑफ सिक्योरिटी। मतलब आप लोग तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लगे हुए हैं, लेकिन जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस है, रिप्रोडक्टिव राइट्स, मतलब थ्रेट्स और वायलेंस, इन चीज़ों को थ्रेट्स एंड वायलेंस रिलेटेड टू फीमेल मतलब जेंडर जो है वो दैट इज़ निगलेक्टेड इन दिस सेक्टर इन द सिक्योरिटाइजेशन थेरी। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है।
अच्छा, ये स्लाइड जो है मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया है, एंड इट इज़ लाइक जस्ट एन एक्स्ट्रा फोकस टू द थ्योरी। तो रिलेशनशिप बिटवीन रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड द सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी, तो वो दोनों थ्योरीज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट, एंड बोथ आर प्रेजेंटेड बाय बैरी बुजान, ओलिवेवर और जैप। और उनकी जो फेमस किताब है पीपल, स्टेट्स एंड फियर, द नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। और दूसरा जो है इनकी सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी के अंदर जो सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी प्रेजेंट की गई थी, तो मतलब दोनों जो हैं दे फोकस ऑन द सिक्योरिटाइजेशन सेक्टर, ठीक है, बट देयर कॉम्प्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव इज़ दैट ये ओवरलैप करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी और रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है उनका डिफरेंट एनालिसिस है, लेवल्स ऑफ एनालिसिस। एक जो है सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी वो इशू स्पेसिफिक की बात करता है, नाउ वेदर रिलेटेड टू द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, सोसाइटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल, मतलब इशू स्पेसिफिक, इशू ओरिएंटेड है, जबकि रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है वो रीजनल डायनामिक्स पे फोकस करता है। सो दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल, जो जोग्राफी है, इन चीज़ों पे बेस करती है रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी। रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है वो उसका जो सेंटर है दैट इज़ ऑन द रीजनल लेवल्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो स्टेट्स की जो इंटरेक्शंस हैं आपस में और जोग्राफिकल फैक्टर्स को नज़र रखते हुए, तो वो अलग प्रिंसिपल्स पे काम करता है थोड़ा सा, जैसे उसका मास्टर सिक्योरिटी डायलेमा का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ एमिटी एंड एनमिटी एंड मिसट्रस्ट, और इन चीज़ों के मिसकंसेप्शंस एंड कंसेप्शंस के ऊपर जो है वो काम करती है रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। सो इसका जो स्कोप है वो है, it is primarily concerned with the security interactions among states in a particular geographic area। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अफ़गानिस्तान, मैंने पिछले अपनी वीडियो में एग्जांपल्स दी हुई हैं रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को, मैं बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो मतलब अगर अफ़गानिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका जो जोग्राफिकल फैक्टर है उसमें प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो पाकिस्तान में, ईरान में, इन सब जगहों में जो है रिपल इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। मिडल ईस्ट में कोई क्राइसिस आ रहा है, सीरिया में कोई क्राइस है, तो ऑब्वियसली जो है मिडल ईस्ट में जो है रिपल इफ़ेक्ट्स होंगे। सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी जो है वो प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर फोकस करती है, और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं उसके अंदर, ह्यूमन और ये सब बाकी जो है इन्वायरमेंटल, ये चीज़ें भी आती हैं, ये रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर भी आती हैं, लेकिन दे फोकस ऑन द जोग्राफिकल एरिना, जबकि रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इट मूव्स बियॉन्ड द अदर ट्रेडिशनल स्फेयर। तो सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी एंड डी सिक्योरिटाइजेशन, के एक इशू किस तरह जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स या इशू की तरह इमर्ज होता है, और स्पीच एक्ट्स के थ्योरी लैंग्वेज डिस्कोर्स के थ्रू किस तरह फिर इमिनेंट मेजर्स लिए जाते हैं, और तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी की जो मेजर इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एनालाइजिंग इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी डायनामिक्स, ठीक है। तो रोल ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस, सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स, इश्यूज जो है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। बाकी जो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है तो वो इट फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजनल डायनामिक्स, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर्स, इंटरेक्शंस अमंग स्टेट्स, इन चीज़ों को देखा जाता है विद इन द स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया। और रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑन सिक्योरिटी, तो मतलब अदर फैक्टर्स है जैसे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, जैसे इंडिया पाकिस्तान का है ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, फिर पावर बैलेंसेस, शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न, और शेप द सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्टोरिकल, ये चीज़ें जो है रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी में जो है these are of eminent importance. So this marks the end of this lecture. I hope it was helpful. So thank you for watching. Please like, subscribe and share. And this marks the end. We'll meet in another lecture with another topic. So take care. Allah Hafiz. Bye.